फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 फिजिक्स से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। हम लोग 9 फिजिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ के आए हैं जैसे मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और हमारा जो थर्ड चैप्टर होता है वो होता है अपना ग्रेविटेशन। तो बात करते हैं बच्चों इस बहुत ही इजी चैप्टर पे, और हम इसे पीपीटी की फॉर्म में पढ़ेंगे। उससे हमें क्या होगा कि एक तो हमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एक साथ क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअली हमें पढ़ना क्या क्या है, और जो जो पढ़ना है उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं वो भी हम यहां से देखेंगे। तो बात करते हैं हम यहां से स्टूडेंट्स, इसकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्चुअली वो हैं क्या। जो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो यहां से होंगे हमारे, पहला जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा जो होगा यहां से वो होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट हमें पढ़ना होगा फ्री फॉल। उसके बाद में हम बात करेंगे केपलर्स लॉ की। केपलर्स लॉ के बाद में हम बात करेंगे मास एंड वेट की, थ्रस्ट एंड प्रेशर, बायोन्सी। बायोन्सी के बाद आएगा आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देन हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आप उन्हें तो कम से कम करके जाएं एग्जाम से पहले। तो सबसे पहला जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव का जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ जो है वो ग्रेविटेशन का क्या है, कि भाई पूरे यूनिवर्स में जो लागू है वो क्या लॉ है ग्रेविटेशन का। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ये देखते हैं कि यहाँ पे ये लिखा हुआ क्या है। अगर हमें ये लॉ, लिखा हुआ लॉ समझ में आ जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहता है, देखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहां आपके पास जो है वो यहां लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, क्या कहता है, एनी टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडी हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर। ये बोल रहा है कि कोई भी दो बॉडी जिनके पास मास है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, यहां से अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। कोई भी दो बॉडी यूनिवर्स में जिसके पास क्या है, मास है, वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है। with force directly proportional to the product of their mass, जो उनका मासेस का जो प्रोडक्ट होगा वही, वो जो मासेस का प्रोडक्ट होगा अगर वो बढ़ेगा तो यहां से जो बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी अगर इंक्रीज करती है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी साथ साथ क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। या फिर अगर एक फिजिकल क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, किसी भी रीजन से वो डिक्रीज कर रही है, तो उसकी जो साथ वाली फिजिकल क्वांटिटी होगी वो भी क्या करेगी, डिक्रीज। ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बोल रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेस के मल्टीप्लीकेशन के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच के, उन दोनों जो मासेस हैं उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप सबसे पहले ये समझे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, और अब ये समझें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक अगर फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो उसके बिहाफ पे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या करती है, उसके ऑपोजिट रिएक्शन देती है, मतलब वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज। या फिर एक फिजिकल क्वांटिटी अगर डिक्रीज करती है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या कर जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर जाएगी। तो हमें यहां तक ये समझ में आया कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों मासेस को जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है इनके बीच में अट्रैक्शन वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों मासेस के मल्टीप्लीकेशन के, दोनों मासेस के मल्टीप्लीकेशन के। और जो इनके बीच में फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के सेंटर्स को। एक्चुअली इन दोनों के जो सेंटर्स हैं, एक्चुअली जो इन दोनों का सेंटर्स है, उन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच की डिस्टेंस को ही बोला गया है। मतलब मान लेते हैं इसका सेंटर O है और मान लेते हैं इसका सेंटर O डैश है, तो O और O डैश के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है स्टूडेंट्स, यहां से D है। तो अगर जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है, समझ में आ रही है। एक बात हमने यहां से देखी और एक बात लॉ में हमने यहां से देखी, यही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन जब भी हम इनको
प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ लिखेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस किस के, m1 मल्टीप्लाई m2 के, और साथ में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, बच्चों, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर आएगा, और उस कांस्टेंट को ही कहा जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपका जो g है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इस बड़े वाले g को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फिक्स है। क्या है, जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि कोई भी दो मासेस अगर यूनिवर्स में है और उनके बीच में उनके सेंटर्स को जोड़ने वाली डिस्टेंस जो है वो d है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मासेस के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के, ना कि डिस्टेंस के, किसके, स्क्वायर के। होप सो यहां तक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। चलो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आप लोगों के लिए आए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है बच्चों, क्वेश्चन के अंदर यहां से बोला गया है डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ टू मासेस आर 30 kg एंड 50 kg। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ टू मासेस आर 30 kg एंड 50 kg सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 4 मीटर। अगर इन दोनों मासेस को 4 मीटर से हमने क्या कर दिया गया है, अगर हमने यहां से इसको सेपरेट कर दिया गया है, तो g की वैल्यू आप ले लीजिए। सॉरी, ये जो -11 है वो यहां पर नहीं आकर के कहां आएगा बच्चों, ऊपर आएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, यूनिट थी जो पिछली स्लाइड में यूनिट थी वो भी गलत थी, वहां पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। चलो मैं आप लोगों को बताता हूं कि जी की जो यूनिट है वो कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो देखो आप लोग जानते हो कि जो फोर्स लगता है, आप लोग जानते हो यहां से कि जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्या लगता है, जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए g की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको, g की वैल्यू दे रखी है आपको 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। आप चाहें तो इसकी यहां से यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे यूनिट कैलकुलेट, आप g को यहीं छोड़ दीजिए और फोर्स के इनटू में, देखो आप लोग तो जानते हैं कि जो मल्टीप्लाई में होगा, जो g के मल्टीप्लाई में होगा वो ऑटोमेटिकली कहां आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे m1 इंटू m2 कहां आ जाएंगे बच्चों, डिवाइड में आ जाएंगे। और ये जो डी स्क्वायर है ये डिवाइड में था बड़े वाले g के, तो कहां चला जाएगा, f के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, ध्यान से सुने। तो देखो फोर्स की यूनिट आप लोगों को पता है, फोर्स की यूनिट पता है आप लोगों को कितनी होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। अच्छा, न्यूटन के साथ में ये क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, मास इंटू मास, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी की पावर 2। तो यहां से जो यूनिट बनेगी, वो क्या बनेगी, जी की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आप इसको देखो ध्यान से, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 भी आप यहां से इसकी यूनिट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ऐसा यूनिट होगी और ये इसकी क्या होगी, वैल्यू। अब देखो आपको ध्यान से देखो, यहां पे आपको क्या गिवन है, m1 गिवन है, कितना है, 30 kg। m1 कितना है, 30 kg। और यहां से जो m2 है, वो m2 आपका आ जाएगा यहां से कितना, 50 kg। ठीक है, d क्या आप लोगों को गिवन है, बिल्कुल d मीटर में गिवन है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, यहां से क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अब लगा देंगे हम यहां से फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि फोर्स ही कैलकुलेट करना है। क्या हो जाएगा, g m1
m2 अपॉन d स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से g क्या है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11। m1 कितना है 30, m2 कितना है 50, तो कितना हो जाएगा 1500। और नीचे क्या है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। क्लियर है? अगर देखो बच्चों यहां से आप इसको 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 लिख लेते हैं और 1500 में अगर 16 का डिवाइड लगाते हैं तो आप यहां से पाएंगे कि 95.75 अराउंड इसका आंसर आएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद में आप पहुंच जाएंगे 6.25 इंटू 10 टू दी पावर -9 न्यूटन पे। तो -9 ये शो करता है कि ये जो फोर्स है ये बहुत ही क्या है कम। ठीक है बच्चों, होप सो आप लोगों को यहां से आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे यहां से हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आता है यहां से फ्री फॉल। तो हमें फ्री फॉल को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखो इसका कॉन्सेप्ट आपको तब आएगा जब आप लोगों को मोशन चैप्टर से जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आपकी हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी हुआ करती थी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक थर्ड इक्वेशन होती थी बच्चों v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आपको फ्री फॉल समझना है तो इन तीनों इक्वेशंस की जो फॉर्मेट है इसमें थोड़े से चेंजेस करने होंगे। अब इस थोड़े से चेंजेस क्या करने होंगे, मैं यहां पे इसके जो फॉर्मूलाज थे हमारे मोशन चैप्टर से वो मैं यहां पे लिख देता हूं, उससे आप लोगों को क्लियर होगा। क्या थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। क्या था पहला, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ठीक है, और आपका यहां से था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, और जो थर्ड इक्वेशन थी वो आपकी थी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, लेकिन यहां पे फ्री फॉल हो रहा है तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली फ्री फॉल होता क्यों है और क्या इसके पीछे रीजन है। ठीक है, तो द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बोल रहा है कि जो अर्थ है वो अब अर्थ भी एक मास है, अर्थ किसी भी दूसरे मास को क्या करती है, अपनी ओर क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, वो दूसरा मास भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बोलता है कि दो मासेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन सेम पैदा नहीं होगा क्योंकि मास दोनों का अलग अलग है। जिसका एफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बाई एम होता है, एफ इजिकल्स टू एम है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया एफ बाई एम। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, कम, और जिसका मास कम होगा उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ज्यादा। तो किसी न किसी एक्सेलरेशन से जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी ओर, अर्थ की ओर खिंचा हुआ चला आता है। ठीक है, when an object moves such that only gravitational force of earth act on it, ये बोल रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस ग्रेविटेशनल पुल या फिर इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग अगर मोशन करता है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे फ्री फॉल कहा जाएगा। क्लियर है, फ्री फॉल से ही समझ में आ रहा है कि भैया फ्रीली वो चीज क्या कर रही है, गिर रही है, आपने छोड़ दिया और फ्रीली वो बिना किसी डिस्टरबेंस के गिर रही है। ठीक है, तो अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट क्लोज टू इट्स सरफेस। ठीक है, तो सरफेस के आसपास का जो एरिया है उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो ज्यादा होगा, अच्छी बात है। When an object is near the surface of earth, the distance between object and center of earth will be equal to the radius of earth। देखो बच्चों, यहां पे आप इसको ये समझो कि अगर मान लो आपके पास कोई अर्थ है और अर्थ के ऊपर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल कहां है, अर्थ की सरफेस पे है। कहां पे है, एट दी सरफेस ऑफ अर्थ। क्या है, एट दी सरफेस ऑफ अर्थ। अगर वो अर्थ की सरफेस पे है, ठीक है, तो अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में निकाली जाएगी वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही होगी। बिल्कुल सही बात है, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही होगी, बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब ये अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो भी हम इसकी हाइट को क्या करेंगे, यहां से बिल्कुल कम ले लेंगे कंपैरेटिवली रेडियस ऑफ अर्थ के। तो यहां से जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, अच्छा अब यहां से इस मास को क्या मान लेते हैं बच्चों, m मान लेते हैं, इस मास को क्या मान लेते हैं, मास ऑफ अर्थ,
और यहां से इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट अगर करेंगे तो हम लिखेंगे G m1 मतलब m, m2 मतलब मास ऑफ अर्थ, और बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है RE, और उसका क्या हो जाएगा यहां से स्क्वायर। क्लियर है, देखो यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे जो ये Gm/RE का जो होल स्क्वायर है, Gm/RE का जो होल स्क्वायर, अब देखो G की वैल्यू क्या है भैया, फिक्स है, क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, बिल्कुल G की वैल्यू फिक्स है। यहां से आप मुझे बताओ, सॉरी ये M नहीं, आप मुझे यहां पे बताओ, ये M नहीं, देखो उसको वापस लिखते हैं, F था आपका G, ME को इधर कर देते हैं, M को इधर करते हैं अपॉन RE स्क्वायर। बात एक ही है, बात एक ही है। लेकिन अब आप इसको ध्यान से देखो, अब आप इसको ध्यान से देखो कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जितनी भी वैल्यूज है वो क्या है, फिक्स है। जैसे G फिक्स है, ठीक है। ME, अब ME देखो यहां से क्या होगा, फिक्स होगा कि नहीं होगा, बोलो ME फिक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल ME फिक्स होगा। कितना होगा, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ मान लो 6 इंटू 10⁻24 kg होता है, ठीक है। ये लगभग यही वैल्यू इसकी आती है। और RE कितना होता है, RE आपका होता है यहां से रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तो ये आपका RE है। अब आप मुझे बताओ, जब G, ME और RE के स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करोगे, ऐसा मैं क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, अगर G इंटू ME इंटू अपॉन RE स्क्वायर अगर आप सोल्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भैया ये सारी की वैल्यूज जो हैं वो तो क्या है, फिक्स है। तो इनको कैलकुलेट करने से वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, बिल्कुल फिक्स आनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर कैलकुलेट करने से जो वैल्यू फिक्स आती है उसको आपको याद रखना है, वो कितनी आती है 9.8, लगभग कितनी आती है 9.777, तो उसको क्या मान लिया जाता है, राउंड ऑफ करके 9.8। तो 9.8 यहां से क्या निकल के आया, आपका वैल्यू निकल के, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू हम यहां से बोलेंगे m इंटू, m तो है m इंटू 9.8, लेकिन जब हम इसे न्यूटन के सेकंड लॉ से, जो कि F इज इक्वल्स टू ma है, न्यूटन के सेकंड लॉ से अगर हम F इज इक्वल्स टू ma से इसे कंपेयर करवाएंगे तो हम ये देखेंगे कि F से F का कंपैरिजन हो चुका है, मास से मास का कंपैरिजन हो चुका है, तो जो एक्सेलरेशन है वो कितना निकल करके आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है, इसे ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, फिक्स है, कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि फ्री फॉल पढ़ने से पहले आपको यह पता जरूर रखना होगा कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू यहां से क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से हम बात करते हैं कि इसके अंदर हमें और ऐसी कौन सी चीज अभी पढ़ना बाकी है। तो देखो सबसे पहले हमें यहां से पढ़ना होगा कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 नहीं बनेगी। अब यहां पे v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 नहीं बनेगी। मान लेते हैं ये अर्थ की सरफेस है, मान लेते हैं ये अर्थ की सरफेस है, और अर्थ की सरफेस से किसी भी m मास को, अर्थ की सरफेस से किसी भी m मास को अगर यहां से क्या किया गया है, ऊपर की ओर u वेलोसिटी दे करके भेज दिया गया है, u वेलोसिटी दे करके भेज दिया गया है, तो u वेलोसिटी देने से कोई ना कोई वो हाइट जरूर गेन करेगा, कोई ना कोई वो हाइट जरूर गेन करेगा। ठीक है, तो हम यहां पे जो इक्वेशन है वो यूज करने वाले हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, बिल्कुल नहीं, ये वाली इक्वेशन यहां यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो कुछ चेंज करके यूज करेंगे। अब चेंज करके क्या यूज करेंगे, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जब भी किसी u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो कुछ ना कुछ हाइट ले लेने के बाद में वहां पे एक सेकंड के लिए, एक पिको सेकंड के लिए, एक माइक्रो सेकंड के लिए वो रुकेगा, देन नीचे आएगा। तो जब वो रुक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप मुझे बताइए, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट है, क्या है ये मैक्सिमम हाइट, क्या है मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट लेने के बाद में, मैक्सिमम हाइट लेने के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, यहां से जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहां से जीरो।
और बात करते हैं अगर हम यहां से इक्वेशन लगाएं v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी में, तो u हो जाएगा। लेकिन देखिए आपको जो ऊपर की ओर चीजें हैं उसको किस में लेना है, प्लस में, और नीचे की ओर जो चीजें हैं वो किस में लेना है, माइनस में। तो आप देखिए कि जो फोर्स है अर्थ का वो हमेशा ऑब्जेक्ट पे नीचे की ओर है। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा था तो जो फोर्स है वो कहां है, नीचे की ओर है। तो फोर्स अगर नीचे की ओर है इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कहां है, नीचे की ओर। न्यूटन का सेकंड नियम यही तो बोलता है कि जिधर आपका नेट फोर्स है उधर ही आपका एक्सेलरेशन होगा, या जिधर एक्सेलरेशन है उधर ही फोर्स होगा। तो नीचे की ओर क्या होगा, एक्सेलरेशन, तो यहां से क्या आ जाएगा, u माइनस जी टी। क्या आ जाएगा, u माइनस, ए की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, ए की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, ए की जगह रिप्लेस कर देंगे जी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्री फॉल। क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो यहां से v वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। बोलो v वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां से gt इधर ट्रांसफर हो जाएगा, gt इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, केवल u। तो आप मुझे बताइए जो t कैलकुलेट होकर के आया है वो कितना आया है, u बाई जी। होप सो आप लोगों को यहां से ये बात समझ में आई होगी कि जो टाइम है हमारे पास वो कितना कैलकुलेट हो चुका है, u बाई जी। क्लियर है। तो ये हमने यहां से देखा, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने यहां से देखा कि भैया अगर किसी u वेलोसिटी से, अगर किसी u वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो t टाइम के बाद में वो मैक्सिमम हाइट ले लेगा, t टाइम के बाद में मैक्सिमम हाइट ले लेगा, और मैक्सिमम हाइट लेने के बाद में यहां से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और वेलोसिटी जीरो हो जाने से मोशन की जो फर्स्ट इक्वेशन उसको अगर यहां यूज करेंगे तो हम ये पाएंगे कि t इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, u बाई जी। क्लियर है, होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा सही, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके केस सेकंड की। अब हम बात करते हैं इसके केस सेकंड के। अब केस सेकंड क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, केस सेकंड क्या बोलता है। केस सेकंड ये बोलता है, जैसे केस वन था आपका, जो केस टू होगा वो केस टू क्या बोलेगा, केस टू ये बोलेगा कि अगर आप h हाइट से, अगर आप किसी भी h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाएंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाएंगे तो जो इनिशियल वेलोसिटी वो होगी वो क्या होगी, जीरो। ठीक है। और जब वो ऑब्जेक्ट जस्ट नीचे पहुंच के गिरने वाला ही होगा तो उसकी वेलोसिटी आप क्या मानिए, v। ठीक है। तो ऐसा मानने से अगर हम यहां से ये पता कर पाए कि v क्या होगा तो हमारा काम बनेगा। तो एक काम करते हैं, मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो यहां पे भी टाइम का कोई जिक्र नहीं है कि h हाइट से गिराया गया, जब नीचे गिरा तो यहां से वेलोसिटी क्या होगी, बिल्कुल टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, बिल्कुल भी टाइम पे डिपेंड करेगी ही नहीं। तो यहां से हम बात करते हैं, इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर। अब v कहां है, v कहां है, नीचे की ओर, तो माइनस लेंगे तो माइनस की चीज का स्क्वायर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भैया, प्लस। फिर क्या लेंगे, u स्क्वायर प्लस 2g। अब g हमेशा क्या होता है, नीचे की ओर होता है, g हमेशा कहां होता है, नीचे की ओर, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस g। और हाइट नीचे की ओर ही कवर कर रहा है, तो नीचे की ओर कवर कर रहा है तो हाइट भी क्या लेंगे भैया, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नीचे की ओर क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो नीचे की ओर क्या लेंगे, यहां से नेगेटिव, तो माइनस का h। क्लियर है, समझ में आ रही है। u स्क्वायर वाली टर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहां से v स्क्वायर बनेगा आपका कितना, 2gh, और यहां से v कैलकुलेट हो जाएगा आपका रूट 2gh। क्या हो जाएगा, यहां से v कैलकुलेट हो जाएगा आपका रूट 2gh, रूट में 2gh। क्लियर है, होप सो आप लोगों को यहां से समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास हाइट होगी तो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। देखो अब बहुत एक चीज और बतानी है आपको, एक चीज और बताने के बाद में आपका मामला यहां से बिल्कुल फिट हो जाएगा। ठीक है, वो बात क्या है, वो बात ये है कि अगर मान लेते हैं कि यहां से हमने u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, तो u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर फेंका गया है तो वो हाइट कितनी लेगा, क्लियर है। तो अगर हाइट कितने लेगा ये पता लगाना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है, किससे हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as से हो जाएगा। तो v स्क्वायर, तो यहां पे v तो क्या हो जाता है, फाइनल जीरो हो जाता है, और u स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी ऊपर है तो प्लस ले ली है, ठीक है, और यहां से प्लस 2, g क्या है, नीचे की ओर, तो g कहां लेंगे, नीचे की ओर, h क्या है, ऊपर की ओर, तो h को क्या लेंगे भैया, पॉजिटिव। बहुत ध्यान से देखिए,
मैं नीचे की चीजों को नेगेटिव लेता हूं, ऊपर की चीजों को पॉजिटिव लेता हूं, तो यहां से v स्क्वायर वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh, और यहां से 2gh को आप लोग इधर लेकर के आइए तो ये बन जाएगा 2gh इज इक्वल्स टू u स्क्वायर। तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, h की क्या वैल्यू आ जाएगी, u स्क्वायर बाय 2g। तो भैया इसके तीन फॉर्मूले आ चुके हैं। पहला टाइम का आ गया था, कितना था, u बाय जी। टाइम क्या है, u बाय जी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाएगा तो u बाय जी में टाइम लेगा मैक्सिमम हाइट जाने में, और h हाइट से गिराया जाएगा तो u बाय जी टाइम लेगा नीचे आने में। ठीक है, दूसरी हमने क्या देखी, दूसरी देखी कि जब किसी जीरो वेलोसिटी से ऊपर से गिराया जाएगा तो नीचे जब गिरेगा तो किस वेलोसिटी से आएगा, √2gh। और एक क्या चीज देखी कि अगर u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो बोला जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। जब ऊपर फेंका जाता है तो उसे कहते हैं असेंट, और नीचे आता है तो उसे बोलते हैं डिसेंट। होप सो आप लोगों को यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा।